पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है हमारे साथ। बॉस देवांग मेहता और नितिन मुरार का। एसजीएक्स निफ्टी मेरे ख्याल से जहां तक सही कल रात 60-70 पॉइंट तक ऊपर दिखा था एसजीएक्स निफ्टी, और वहां से धीरे धीरे फिसल कर अब एकदम फ्लैट हो चुका है। तो कुल मिलाकर संकेत एकदम सुस्ती के आज फिर से शुरुआत के लिए आते हुए दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों पर नजर डाल लीजिए। निक्केई 1% नीचे, हांगकांग और शंघाई के बाजार आजकल एक साथ एक डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, आधा % ऊपर ये दोनों बाजार हैं। तो तीन बड़े बाजारों का रुझान ये है इस वक्त एशिया से। देखते हैं हमारी शुरुआत किस तरह की होती है। कुछ स्टॉक्स डेफिनेटली आज एक्शन में रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और वहां पर हम देखेंगे किस तरह की शुरुआत होती है। रिजल्ट्स के लिहाज से आज टाटा मोटर्स एकमात्र बड़ा दिग्गज है। शुरुआत होती है भारतीय बाजारों के 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और इतना ही निफ्टी आपको ऊपर नजर आएगा। तो कोई खास बड़ा बदलाव सेंसेक्स निफ्टी में शुरुआती कारोबार में नहीं दिख रहा, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स एक्शन में जरूर है। सन फार्मा 9% नीचे, भेल 9% नीचे, ओएनजीसी 3% नीचे, और इन सब के चलते अब निफ्टी लाल निशान में। लीवर 10% ऊपर और पीएनबी में 3% की उछाल। ये प्री ओपनिंग सेशन की पहली टिक 61.75 ये लेवल था कल का रुपए की क्लोजिंग का, और आज देखते हैं करेंसी मार्केट में किस तरह की शुरुआत होती है। 61.50 से लेकर 62 की रेंज में करेंसी हमारी पिछले कुछ दिनों से वॉलेटाइल होती हुई दिख रही है। आज फिर से कमजोर शुरुआत 1/4% की, 13 पैसे नीचे खुलता हुआ दिख रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले में कल के लेवल से। अब और फोकस कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, रजत इस स्टॉक के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं नतीजे देख रहा था कल बाजार बंद होने के बाद आए, बेहद शानदार नतीजे, और खासतौर से मिडकेप सीमेंट कंपनियां बहुत ही बेहतरीन नतीजे पेश कर रही है। उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि एक तेजी बन सकती है, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट में 30-32% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या करना चाहिए जेके लक्ष्मी सीमेंट में? देखिए, कल 386 के आसपास में बंद दिया है। अगर ये कोई कारण से ये ऊपर में 394 पार करके खुल देता है, जैसा आपने कहा कि बहुत शानदार नतीजा है, तो एक गैप अप ओपनिंग तो होना चाहिए। उसके ऊपर सस्टेन करने से ही फिर कोई रैली एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि उस लेवल पे कई बार आता है और उसमें कुछ बिकवाली भी होता है। तो ये लेवल पार करके सस्टेन करने से ये ऊपर में 400 पार करके चलेगा और 410 की ओर जाएगा। 410 पार करने के बाद में एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अब उम्मीद कर सकता है। 410 तक कोई भी रैली होगा वो जस्ट पुल बैक रैली माना जाएगा। देवांग, बाजार में जिस तरह से हमने देखा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। अब सबकी नजरें हैं आईटी और फार्मा सेक्टर पर, क्योंकि बैंकिंग शेयरों से लीडरशिप आ नहीं रही है। ये बताइए, आज एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है, कॉग्निजेंट ने जिस तरह से शानदार नतीजे पेश किए हैं, गाइडेंस भी आप देखिए आगे का बढ़ाया है। क्या भरोसा करेंगे आप अब कि आज से आईटी कंपनियों में एक अच्छी शुरुआत हो जाए, और अगर आपको लगता है कि होती है तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप तेजी करने की राय देंगे? हेमंत, एक्चुअली हमें इस पे भरोसा है ही कि आईटी सेक्टर आगे अच्छा करेगा, क्योंकि एक तो नेस्कॉम की जो गाइडलाइंस है उसको भी कुछ कंपनी बीट करने की बात कर रही थी। दूसरा, कॉग्निजेंट के नतीजे होते हैं, नॉर्मली वो मार्केट के लिए थोड़ा एक लीड इंडिकेटर होता है कि आगे अच्छा टाइम आ रहा है, और यूएस में भी डिस्क्रिशनरी डिमांड बढ़ेगी जिस तरह का जीडीपी ग्रोथ वगैरह दिख रहा है। तो इसमें हमने एक कॉन्ट्रा कॉल बहुत समय से जारी किया था। विप्रो इज अ वेरी गुड बाय, और ये क्वार्टर के अगर आप नतीजे देखें तो विप्रो और एचसीएल टेक दोनों के नतीजे काफी अच्छे आए, और हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी विप्रो के बेहतरीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक टॉपिक कहना है जो इनफैक्ट मिड कैप के वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको, तो विप्रो विल बी टॉपिक। आई थिंक 13-14 टाइम्स पे आपको अगर विप्रो मिलता है तो आई डोंट थिंक आपको दूसरे कोई स्टॉक में जाना है। तो यहाँ पे एक 15 से 20% की अपसाइड हम विप्रो पे देख रहे हैं आने वाले 6 से 9 महीने में। रैमको सिस्टम्स एक छोटी सी आईटी कंपनी है देवांग, क्या आप इसे ट्रैक करते हैं? क्योंकि इसके नतीजे काफी अच्छे आए हैं। एबिटा मार्जिन देखिए 10.7% से बढ़कर 23% हो गए हैं। घाटे से मुनाफे में आई है, 5.5 करोड़ का घाटा था, 8 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। टोटल इनकम देखिए 40% बढ़ी है। आज प्री ओपनिंग सेशन में भी ये शेयर मजबूत है। ट्रैक करते हैं आप इसे? नहीं जी, नहीं, इस पे हमारा कवरेज नहीं है। तो रजत, चार्ट्स पर आपको रैमको सिस्टम का शेयर कैसा लगता है? आपने देखा इसे? अगर नतीजा इन्होंने अच्छा दिया है तो ये एक रेंज ब्रेकआउट की संकेत आज दे देगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये अपना 90 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, बाउंस कर रहा है। अभी जो सिचुएशन है ये 465 के ऊपर चलना चालू करे तो काफी अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये इतना दिनों से जो 430 से लेके 460 के बीच में जो कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद में अच्छी रिजल्ट देके इसमें फ्रेश बाइंग
आने की संभावना दिख रही है, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए। कोई अगर पोजीशन लेंगे तो इसमें मैक्सिमम 455 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशनल बाई कर सकते हैं। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर रैमको सिस्टम्स पर। कैपिटल गुड्स शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ नितिन। कल हमने देखा गिरावट की लीडरशिप वहां से आती हुई दिखी, भेल, एल&टी और क्रॉम्पटन खराब नतीजे के बाद काफी तेजी से फिसला था। आज क्या ट्रेड बनेगा और किस स्टॉक पर आपका फोकस है? देखिए जी, जितने भी कैपिटल गुड शेयर हैं जैसे BHEL है या जैसे आपने क्रॉम्पटन बताया, इसमें ऑलरेडी लास्ट 2 दिनों से क्रॉम्पटन में काफी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बन रही थी और BHEL में कल शॉर्ट पोजीशन बनी है। तो मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में अभी अगर यहाँ पे बेच करके चलना है तो सेल करके चलना है तो बेस्ट इज BHEL, क्योंकि इसमें कल एक ट्रेंड रिवर्सल हमने वॉल्यूम के साथ देखा है। इसमें जो टारगेट शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा है वो करीब 275 तक के आसपास का टारगेट आपको मिलना चाहिए। स्टॉक की क्लोजिंग 285 है स्पॉट प्राइस में और स्टॉप लॉस 292 के आसपास होगा, क्योंकि उसी लेवल में बार बार ये आवरली चार्ट में भी रेसिस्टेंस ले रहा था। तो 292 का स्टॉप लॉस और करीब करीब 272 से 275 तक के टारगेट मिल सकते हैं। इसके अलावा अब हमने ये भी देखा कि केन जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली है। नितिन, चार्ट्स पर और पोजीशंस किस तरह से बनी हुई हैं केन में? क्या आज भी एक मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है या फिर कच्चे तेल ने जिस तरह से चाल बदली है ये शेयर भी आज अपनी चाल बदल सकता है? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, केन, रिलायंस और ONGC, इन तीनों स्टॉक में लास्ट 3 दिनों से हम लोग अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रहे थे और इसमें कल या एक दिन पहले परसों ONGC में काफी अच्छे बाय सिग्नल मिले थे। कल इसमें गैप अप ओपनिंग भी हुई। तो जिस तरीके से 3 दिनों में आप देखेंगे इन तीनों स्टॉक्स में वॉल्यूम हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है आने वाले समय में आपको आउट परफॉर्मेंस मिले, स्टॉक तेजी की तरफ मूव कर सकता है। जैसे केन इंडिया में कल जैसे पोजीशन बनी, तेजी आई, बट आज आप देख रहे हैं कि क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में डाउन है, तो एक बार हो सकता है दोबारा आपको प्रेशर देखने को मिले। बट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए तीनों के तीनों स्टॉक ONGC, केन इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री एक बॉटमिंग प्रोसेस में है। यहाँ पे शॉर्ट करके नहीं चलना चाहिए। अगर ये स्टॉक आज गिरते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड डाउन है, उसकी वजह से स्टॉक नीचे खुल सकते हैं, उस केस में मेरे समझ से आपको आने वाले समय के लिए बाय करके चलना चाहिए। यहाँ से 4 से 5% तक का रिटर्न आपको केन इंडिया में मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आती है केन इंडिया के स्टॉक पर। लेकिन आज आपके लिए ट्रेडिंग के लिहाज से कहाँ मौके बन सकते हैं? सारे एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग कॉल्स कंपाइल कर लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही है अब पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए, 4 दिनों से बाजार गिर रहे हैं, शॉर्ट कॉल्स ज्यादा आ रहे हैं या फिर खरीदारी के मौके दिख रहे हैं लोगों को? ट्रेडिंग के लिहाज से आज मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ जानकार खरीदारी की तरफ और कुछ बिकवाली करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं और फोकस जो है वो ज्यादातर आज ऑटो काउंटर्स में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं पहले कॉल से। आशुतोष सारना ने मारुति में यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। इनका मानना है कि ये स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय ये दे रहे हैं और 1 से 2 दिन में 3600 के ऊपर के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है निर्णय विश्वास का। इन्होंने IT काउंटर विप्रो में खरीदारी की राय दी है। इनका मानना है कि ये स्टॉक अपने 3 महीने के हाइस पर है और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ काफी बुलिश हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए रजत बोस। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए आज आप भी खरीदारी की राय देंगे या बिकवाली करने का भी मूड है? देखिए, बिकवाली का राय तो इसमें दूंगा कि ये जो LIC हाउसिंग है वो मुझको लगता है कि ये काफी नीचे जाने की संभावना अभी भी है इसमें, तो इसमें आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और इसमें आपका जो टारगेट बनेगा 447 और 443 का और ऊपर में आप 462 के ऊपर में आप इसमें स्टॉप लगा दीजिए, यही बेहतर रहेगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। हो सकता है ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। और जो और एक काउंटर मैंने चुना है उसमें मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा, वो है हीरो मोटोकॉर्प। कल रिजल्ट काफी बुरा आया है लेकिन मेरे ख्याल से ये पिछले 1.5 महीना में ऊपर में 3270 के लेवल से जो नीचे आया है वहां से यही मानना पड़ेगा कि इसका जो जितना खराबी था वो प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है और अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो था वो 2737 पे था, उसी के एकदम आसपास में आया 2750, वहां से बॉटम आउट करके ऊपर चल रहा है। तो मेरा इसमें एक पोजिशनल बाइंग कॉल होगा। 2888 and 2912 are the targets. By next week these targets should be met and put a stop loss below 2798 on closing price basis.
जी, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग पोजीशन करने की राय। थैंक यू रजत, आप बन रही है हमारे साथ। आखिरी कॉल होगा जेके दोषी का। इन्होंने आईडीएफसी फ्यूचर में बिकवाली की राय दी है। इनका मानना है कि आगे कमजोरी देखने को मिल सकती है इस एनडीएफसी काउंटर में और 2 से 3 दिन में 166 तक के लेवल्स तक इसमें गिरावट देखने की संभावना है। आज 5 में से 2 कॉल्स में जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। ओके, तो 5 में से 2 कॉल शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाने की। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्री ओपनिंग ट्रेड्स देखे थोड़े सेटल होते हुए दिख रहे हैं और बिंदु फार्मा करीब 3.5% नीचे शुरुआत कर सकता है। इस तरह के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैकॉप और बॉम्बे डाइंग, ये 2 और ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। इन दोनों पर एक चार्ट चेक लेना चाहता हूं रजत आपसे। ये बताइए कि चार्ट्स पर कैसे लगते हैं ये शेयर आपको और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर नजर होगी फिर? हेमंत, आप एक बार दोबारा बताएंगे कौन सा काउंटर आपने मेंशन किया, क्योंकि उस समय वॉइस रहा। जी, जैकॉप एक काउंटर है। जी, जैकॉप और बॉम्बे डाइंग पर भी देखकर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, क्योंकि घाटा के सामने घाटा ही कंपनी ने पेश किया है बॉम्बे डाइंग ने। जैकॉप भी देखिए यहां पर कुछ खास अच्छे नतीजे पेश नहीं हुए। 44.5% की गिरावट मुनाफे में दिखाई है। 17.2% से घटकर 9.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने पेश किया है। देखिए, मैं पहले बॉम्बे डाइंग लेता हूं। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी रैली में एक बार बिकवाली करना चाहिए जब तक ये रिसेंट जो हाई बनाया था 87 रुपया 40 पैसा के, उसके ऊपर में क्लोज ना करता है तो, क्योंकि इसमें वीकनेस की साइन है और मूविंग एवरेजेस भी ये बता रहा है कि हो सकता है एक बार 78 का लेवल ये टेस्ट कर ले। तो आप यहाँ पे अगर इसमें शॉर्ट जाएंगे तो ऊपर में 87.40 के ऊपर स्टॉप रख सकता है और छोटी स्टॉप में काम करेंगे तो 84 रुपया 60 पैसा के ऊपर में स्टॉप रखिए और नीचे टारगेट जो होगा 78.25 के आसपास होगा। और आपकी दूसरी जो कंपनी आपने बताया था जैकॉर्प, उसके बारे में मेरा राय ये होगा कि ये जब तक अपना 90 डे 200 डे ये मूविंग एवरेजेस को पार करके सस्टेन नहीं करता है, ये मूविंग एवरेज 80 से 82 के ऊपर में है, जब तक वो पार करके नहीं सस्टेन करे तो इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग जाना नहीं चाहिए। और ये रैली में अगर ये लेवल पार नहीं होता है तो जो लोग कल लिया है उसको निकल जाना चाहिए, बट इसमें शॉर्ट करने की प्रयत्न ना करे तो बेहतर होगा। ओके, पीपावाव डिफेंस, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ देवांग। खबरें आ रही कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो ग्रुप और कुछ एक फ्रेंच कंपनी यहाँ पर स्टेक खरीद सकते हैं 19% के आसपास की पीपावाव डिफेंस के कारोबार में। ये एक बज है, कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा समझा जा रहा है। क्या करेंगे आज स्टॉक? आज प्री ओपनिंग सेशन में 7-8% ऊपर है। आई थिंक शायद डिफेंस के लिए बहुत सारे न्यूज अभी आएंगे बजट से पहले, क्योंकि डिफेंस और रेलवे ये 2 थीम बहुत उभर के आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा थीम है। तो मुझे लग रहा है कि पीपावाव डिफेंस फंडामेंटली, मुझे लग रहा है, जहां तक हमारा ऑफिशियली कवरेज नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का रनअप और वैल्यूएशन है बहुत ज्यादा कंफर्टिंग नहीं है। बट अगर ऐसे न्यूज होते हैं, अगर कोई स्टेक लेता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम बना रहेगा। तो अगेन ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट फंडामेंटल नजरिया बस के हिसाब से मैं इस पे देना मुनासिब नहीं समझूंगा। नितिन, क्रॉम्पटन और सेंचुरी टेक्सटाइल, इन दोनों में ही कलम ने देखा काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी नतीजे आने के बाद। ये बताइए, आज एक राहत का दिन हो सकता है इन दोनों स्टॉक्स के लिए या आपको लगता है और दबाव में रह सकते हैं ये दोनों कंपनियां? देखिए, क्रॉम्पटन में ऑलरेडी काफी शॉर्ट पोजीशन लास्ट 2-3 दिनों से ही बन रही है और शॉर्ट्स काफी हैं और इसमें मुझे लग रहा है जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है अभी स्टॉक में और क्रॉम्पटन में वीकनेस रहनी चाहिए। कोई भी बाउंस बैक आ सकता है, बट बाउंस बैक में मेरे ख्याल से क्रॉम्पटन में आपको बाय पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। वहीं अगर आप सेंचुरी देखेंगे तो सेंचुरी लग रहा है कि दोबारा और ज्यादा वीक हो सकता है। सेंचुरी में कल काफी एग्रेसिव इसमें लग रहा है कि वॉल्यूम के साथ बिकवाली हुई है। तो मुझे लगता है अगर दोनों में किसी में अगर शॉर्ट की पोजीशन बनानी है तो सेंचुरी टेक्सटाइल ज्यादा बेटर है। इसमें टारगेट आपको मंदी की तरफ मुझे 500 रुपए तक के जो सपोर्ट लेवल है वहां तक आने की संभावना लगती है और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 528 के आसपास की क्लोजिंग है और जो रेसिस्टेंस शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं वो करीब 540 से लेके 545 का एक रेसिस्टेंस एरिया है। तो 545 का स्टॉप लॉस होगा और 500 के आसपास के टारगेट्स होंगे। ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर इस वक्त सेंचुरी में। लेकिन मेटल्स में सेसा स्टरलाइट, इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं रजत? जबरदस्त उछाल पिछले 2 दिनों में आई है। देखिए, उछाल तो ये दिखा रहा है और थोड़ी सी पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है, वो बात सही है, लेकिन चाइना में आयरन और प्राइसेस जो लो बनाते जा रहा है उसको देखते हुए इसमें लॉन्ग करने की हिम्मत नहीं हो रहा है।
टेक्निकली इसमें देख के लग रहा है कि एटलीस्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 232 के आसपास होगा, वहां तक एक बार पुल बैक रैली तो हो सकता है, बट उसके बाद में ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स आर नॉट एनकरेजिंग। सो इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने में थोड़ा डर लगता है। चलिए फिलहाल थोड़ा सा सावधान रहें। 215 काफी दिनों के बाद 200 के ऊपर स्टॉक निकला है। पिछले 2 सेशन में मेरे ख्याल से 10-12% की तेजी ऑलरेडी सेसास्टेलाइट के स्टॉक में हो चुकी है। 7 दिन का चार्ट आपके सामने हाजिर करते हैं, उससे अंदाजा लगेगा कि किस तरह के मूव्स पिछले 1 हफ्ते में इस स्टॉक ने दिखाए हैं। लेकिन इस बीच बाजार प्री ओपनिंग सेशन में सेटल हुए हैं 30 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी 10 अंक पर हरे निशान के साथ शुरुआत होगी, लेकिन बेहद मामूली सी तेजी, यानी कि डायरेक्शन की तलाश रहेगी शुरुआती कारोबार में, इसमें कोई दो राय नहीं। संकेत वहीं से आते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग बात यह भी कि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं कि जो बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा हो। कल बाजार बंद होने के बाद कोई बड़े नतीजे भी नहीं आते दिखे, सिर्फ भारतीय को छोड़कर। और आज भी देखें तो मिड कैप के लिहाज से एक बड़ा दिन है नतीजों का, लेकिन दिग्गजों में सिर्फ टाटा मोटर्स। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई इस वक्त बाजार में शांत शुरुआत होती दिख रही है। निफ्टी महज 2 अंक ऊपर है और सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं मुश्किल से 30 अंकों के आसपास की तेजी। अब लाल निशान में फिसलते हुए सेंसेक्स और निफ्टी, 20 अंक नीचे सेंसेक्स, 7 अंक नीचे निफ्टी, ये इस वक्त का शुरुआती रुझान। आइए स्टॉक्स पर फोकस करें। एशियन पेंट्स 1.5% ऊपर टॉप गेनर, और HDFC बैंक में 1% की तेजी, 1075 का लेवल। टाटा पावर 0.5% मजबूत है। लीवर और TCS सहारा देने की कोशिश करते हैं। कोल इंडिया में भी 0.5% की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। मारुति, बजाज ऑटो जैसे ऑटो स्टॉक्स पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। ये रुझान है शुरुआती कारोबार का इन दिग्गजों का। कमजोर क्या है? सिप्ला 2%, केन इंडिया 2%, HDFC 1.5%, DLF 1.5%, ICICI बैंक 1.5%। ये सारे स्टॉक्स हैं जो कमजोरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं और सेसास्टेलाइट की तेजी पर लगाम लगती हुई 1% का नुकसान। आइए वायदा कारोबार में 3% के नुकसान के साथ औरोबिंदो फार्मा टॉप लूजर खराब नतीजों के बाद। केन इंडिया 2%, ICICI बैंक से दबाव बनता दिख रहा है आज के सेशन में। PTC एक और स्टॉक है जहां पर 1.5% का नुकसान इस वक्त आप देखेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अदानी पावर जैसे शेयरों में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। HDL, DLF जैसे शेयर जो 2-3 दिन से भाग रहे हैं, आज थोड़ी ठंडी शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। बढ़ने वाले शेयरों में कोई खास है नहीं एक्चुअली। मदरसन सुमी 1% ऊपर है। जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक 1% ऊपर, तो कोई खास बड़ा तेजी वाला माहौल दिख नहीं रहा है। और बाजार इस बीच थोड़े से और फिसलते हुए 40 अंक नीचे सेंसेक्स है, 10-12 अंक नीचे निफ्टी है, 8700 के ऊपर अब तक है। कल के लोज के आसपास ट्रेड करता हुआ बाजार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन सबड्यूड है, कोई खास तेजी या मंदी का माहौल नहीं। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? HDFC बैंक पर 1.5% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक QIP को जिस तरह से शानदार रिस्पांस मिला है, बाबा आप देखिए ये शेयर 1084 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको। और GDR इशू को भी एक बेहतरीन रिस्पांस के बाद इस शेयर ने एक अच्छी शुरुआत करी है। इसके अलावा कच्चे तेल ने जिस तरह से कल एक तेज गिरावट दिखाई नीचे की तरफ, अब आप देखिए केन इंडिया वापस से फिसलता हुआ 2% की गिरावट के साथ ही निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर बना है। और BPCL जैसे स्टॉक्स आज मजबूत हैं जो पहले पिट रहे थे, 1.5% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स में 1.25% तक की तेजी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो आज भी मजबूती के साथ खुला है। कल भी हमने यहां पर देखा था काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस बनी थी और कॉग्निजेंट के अच्छे नंबर्स के बाद देखिए विप्रो, TCS, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इन्फोसिस जिन्होंने हरे निशान के साथ आज शुरुआत कर दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजों के ऊपर रिएक्शन करता हुआ दिख रहा है बाजार। रैमको सिस्टम्स जिसकी हम बात कर रहे थे, एक अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं और आप देखिए 18% की मजबूती ये स्टॉक इस समय आपको दिखाता हुआ एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग के बाद रैमको सिस्टम्स का शेयर जिनके हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार कर रहा है, लगता है कि ये 20% की तरफ अब जाने के लिए तैयार। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि JB केमिकल्स में 6% से ज्यादा की मजबूती है। एक और अच्छे नतीजे पेश किए हैं इन्होंने। JK लक्ष्मी सीमेंट जिसकी आप बात कर रहे थे, 3% मजबूती के साथ इस स्टॉक ने आज ओपनिंग दी है। NFL के नतीजे भी बाजार को पसंद आए हैं, अच्छे नंबर्स इन्होंने पेश किए, 2% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। सुजलॉन जैसे छोटे स्टॉक्स आज भी मजबूत हैं, 1-1.25% की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में कल की गिरावट कुछ थमती हुई दिख रही है, 1% के उछाल के साथ इसने आज दिन की शुरुआत करी है। और KEC इंटरनेशनल बेहद कमजोर नतीजे इन्होंने पेश किए, 8% नीचे। बॉम्बे डाइंग के नतीजे कमजोर, 3% नीचे। औरोबिंदो फार्मा के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% से घटकर 20% आ गए हैं, यहां पर दबाव। जैकॉप ने भी खराब नतीजे पेश किए, करीब 3% तक की गिरावट। तो नतीजों पर तेजी से रिएक्शन दिख रहा है और कच्चे तेल में जिस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली है, केनी नहीं ONGC जैसे दिग्गज में भी आज गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। टाटा मोटर्स अपने नतीजों से पहले आज थोड़ा नरम कारोबार कर रहा है। कल भी हमने देखा था दिन के निचले स्तर पर
इसने क्लोजिंग दी थी। और देवांग, मेरा सवाल आपसे टाटा मोटर्स पर ही है, इसके परिणाम आज आने वाले हैं। हम देख रहे हैं बाजार पनिश कर रहा है उन कंपनियों को तेजी से जो नतीजे खराब पेश कर रही हैं कंपनियां। टाटा मोटर्स से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है और आप इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? टाटा मोटर्स आई थिंक जिस तरह का उसने परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में, हमें लग रहा है कि उसका परफॉर्मेंस रिपीट हो सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। मार्जिन एक्सपेंशन भी बहुत कम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है ये क्वार्टर शायद नहीं आए, बट नेक्स्ट क्वार्टर से उसके मार्जिन एक्सपेंशन भी शुरू हो जाएंगे और नए लॉन्चेस, नए वेरिएंट्स, ये सबके चलते टाटा मोटर्स कैन बी अ बिग डार्क हॉर्स। और मारुति और M&M के स्टॉक में जिस तरह का रनअप हुआ है, टाटा मोटर्स में हमने ऑफ लेट थोड़ा सा एक रनअप देखा था, बट ये स्टॉक मारुति से अगर कंपेयर करें तो लगा ही रहा है और इसके वैल्यूएशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो मुझे लग रहा है अगर मैं 2 या 3 स्टॉक से कंपैरिजन करूं तो टाटा मोटर्स वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय एंड वेरी गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। अगर नीचे आता है तो और एक मौका मिलेगा। तो आज रिजल्ट देख के किसी को भी बाय करना है तो बाय करने का यहाँ पे मौका हो सकता है। ओके, तो रिजल्ट्स के बाद टाटा मोटर्स में खरीदारी का एक मौका बन सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रुझान जो बाजार में दिख रहा है वो एक पहले दिग्गज शेयर करेक्ट होना शुरू हुए थे तो मिड कैप शेयरों में एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिखा। कल परसों से हम देख रहे हैं कि कमजोर क्वालिटी के मिड कैप शेयरों में तेजी का एक्शन बनता हुआ दिखा। अब ये एक्शन कुछ हद तक स्मॉल कैप शेयरों में शिफ्ट होता हुआ दिखा। कल आपने देखा स्मॉल कैप इंडेक्स एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जो हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा और वॉल्यूम के लिहाज से भी स्मॉल कैप शेयरों में कुछ एक्शन आता हुआ दिखा है। इसी पर फोकस करते हैं। मार्केटर लाइन्स काफी लंबे समय बाद ये स्टॉक आज एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, रडार पर आता हुआ दिख रहा है। 3 बड़े सौदे आज सुबह सुबह मार्केटर लाइन्स में होते हुए दिखे हैं। मार्केटर में 2 सौदे NSE पर हुए हैं, 1 ट्रेड BSE पर हुआ है और कुल मिलाकर लगभग 1% के आसपास की हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है। कंपनी के मार्केटर में लगभग 12 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है NSE पर और 8.5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है BSE पर। तो वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा एक्शन यहाँ पर मार्केटर में होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं दोनों ही जगह स्टॉक का लगभग 14 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार दिखाता हुआ दिख रहा है और ये जो बड़े सौदे होते दिखे हैं इनकी प्राइस आपके सामने रख दूं, 21 रुपए के आसपास ये सौदे होते हुए दिखे हैं। तो ये एक वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा एक्शन मार्केटर में। एक और स्मॉल कैप स्टॉक्स जहां पर एक बड़ा सौदा होता दिखा है और वो है इंडो सोलर लिमिटेड। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सारे स्टॉक्स में काफी एक्शन कई दिनों से होता हुआ दिख रहा है। इंडो सोलर में पिछले कुछ दिनों में भी हमने बड़े सौदे होते देखे थे। आज फिर से यहाँ पर लगभग 5,30,000 शेयरों का कारोबार होता हुआ दिखा है और मेरे ख्याल से ये कारोबार NSE पर होता हुआ दिखा है। एक बार आपके सामने रखें किस प्राइस पर ये कारोबार हुआ है और 5,30,000 शेयरों का जो वॉल्यूम हुआ है वो आपके सामने में रख दूं। इंडो सोलर लिमिटेड यहाँ पर जी हाँ जो वॉल्यूम बड़ा होता दिखा है वो BSE पर लगभग 16 लाख शेयरों का 21 लाख शेयरों का कारोबार होता दिखा है NSE पर। ये स्टॉक भी वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर जो प्राइस है जिस पर हुआ है ये वॉल्यूम ये 18.50 रुपए। तो ये 2 छोटे स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक्स आज एक्शन में, लेकिन एक्शन में बाजार भी है। 35 अंक ऊपर अब सेंसेक्स आता हुआ दिख रहा है। हर निशान में लौटने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा बहुत वापस खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर। एक बात जोड़ना चाहूंगा अनिल, यहाँ पर मार्केटर के आज नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों वाले दिन ये दरअसल आप जो बता रहे हैं बड़ा सौदा होता हुआ। एक और बात जो यहाँ पर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो इन शेयरों को लाइफ टाइम लो पर, तो फंडामेंटल अच्छे नहीं है। मैं ये भी कहने वाला था, ध्यान में रखना। तो देवांग क्या एक्सपेक्टेशन है शिपिंग कंपनियों से, किस तरह के परिणाम दे सकती हैं? क्योंकि इन कंपनियों ने जनरली अच्छे परिणाम दिए नहीं है। कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? और जैसा कि अनिल और हम भी आपको बता रहे हैं कि लाइफ टाइम लो से अब और क्या खराब हो सकता है। नहीं, अगेन ऐसा अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको वही स्टॉक्स मिलेंगे जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन अगर बाल्टिक ड्राई हो जाता है तो शिपिंग कंपनीज मुझे नहीं लग रहा है कैसे अच्छे परिणाम पेश कर सकती है। तो आई थिंक ये सेक्टर अगेन बहुत ही सिक्लिकलिटी वाला सेक्टर है। इतने सारे अच्छे सेक्टर्स अवेलेबल है कि वाई ड्वेल इनटू सच सेक्टर्स, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। चलिए, अवॉइड करने की राय निकल कर आ रही है इस स्टॉक पर। लेकिन आप देखिए कुछ छोटे मझौले शेयर जैसा कि अनिल कह रहे थे अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। आप देखिए NFL अच्छे नतीजों के बाद 2% की मजबूती, सुज़लोन में भी 2% की उछाल देखने को मिल रहा है। रजत, चार्ट्स पर कैसा लगता है ट्रेडर्स को? क्या ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए सुज़लोन में? हालांकि पहले कई बार ट्रेडर्स ने यहाँ पर तेजी कर पैसा बनाया नहीं है, लेकिन इस बार क्या आपको संकेत मिल रहे हैं चार्ट्स पर? रजत, देखिए सुज़लोन एज यू राइटली सेड कि यहाँ पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये अभी 19 रुपया के ऊपर सस्टेन करेगा तो 20.5-21 वहां तक जाने की उम्मीद करना तो चाहिए। लेकिन ये वहां पर जाएगा या नहीं ये बोलना बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये विद वॉल्यूम ब्रेकआउट देता है फिर भी नहीं चलता है। तो इसको हम और ज्यादा बाई कॉल देने में मुझको थोड़ा खेद है। हमें मतलब
आई एम हेजिटेंट अबाउट गिविंग अ बाय कॉल ऑन दिस। फेयर इनफ, बिल्कुल। जब सुजलॉन में लोगों ने तेजी करी है तब ऊपरी तरफ से जो एकदम शार्प रिएक्शन आता है उसके बाद लोग काफी दूर हो गए हैं इस स्टॉक से, लेकिन अच्छा मूवमेंट दिख रहा है इसमें पिछले 2-3 दिन से। देवंग, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला केस बनता है अब से लेकर बजट तक, क्योंकि एक बात तो पक्की कि बजट में सब लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो विंड पावर हो, सोलर पावर हो, रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस रहने वाला है और बहुत गिने चुने स्टॉक है जिनमें आप शायद ट्रेड कर सके इस थीम पर। तो क्या एक उस लिहाज से लेना चाहिए या रिस्क लेना वर्थ नहीं है? मेरे हिसाब से आई थिंक पहले भी हमने एक बार बात की थी, क्रूड जब इतना नीचे के लेवल पे चल रहा है तब इमीडिएट लेवल पे ऑल्टरनेटिव एनर्जी के लिए इतनी बड़ी डिमांड होगी कि नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। बट हालांकि जैसे आपने कहा थीम है, थीमेटिक प्ले है, बजट से पहले ऐसे सब स्टॉक्स जहां पे कुछ भी एक्सपेक्टेशन है, विंड पावर हो या आपका सोलर एनर्जी हो या रेलवे हो, ये सब थीम उभर के आएंगे। बट आपको इसमें एग्जिट करना आना चाहिए, क्योंकि अगर बजट वाले दिन कुछ नहीं आया तो मंडे को फिर सब स्टॉक्स नीचे खुलते हैं और ये टाइम सैटरडे बजट है। तो मेरे ख्याल से ये सब बहुत कॉशन लेके करना चाहिए। आपको 2-4 रुपए मिल जाए अगर ऐसे स्टॉक में तो इमीडिएटली निकल, 2-4 रुपए भी अगर आपको मिले तो 15-20% होते हैं, विच इज वेरी बिग आई थिंक। चलिए, तो सैटरडे को बजट है, थोड़ी आपको निराशा हो रही है, लेकिन रेल बजट के लिए आपके पास पूरे मौके हैं। ये बताइए अब से लेकर रेल बजट तक कोई रेलवे शेयर आपको पसंद है देवांग, जहां पर आपको लगता हो तेजी की जाए तो पैसा बने? मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं एकदम थीमेटिक प्ले में नहीं जाऊंगा। अगर रेलवे बजट अगर अच्छा होता है तो सम कंपनीज लाइक कंटेनर कॉर्पोरेशन, सम कंपनीज लाइक L&T, इन सबको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑर्डर हो सकते हैं, नई लाइंस लग सकती है, मेट्रो मोनो की तो हाल उसमें बात नहीं होगी। बट आई थिंक बहुत सारी चीजें इन कंपनीज के लिए भी अच्छी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक लाइक कंटेनर कॉर्पोरेशन, L&T, इन सब पे ध्यान बना के रखना चाहिए। प्योर रेलवे में टेक्समैको वगैरह जो कंपनीज है वो थोड़ा बहुत आप अपने रेडार पर रख सकते हैं। नितिन, OMCs आज एक्शन में आ रही हैं, क्रूड के दाम फिर से कमजोर हुए हैं, रुपया स्टेबल है, BP, HP, IOC तीनों हरे निशान में। क्या ट्रेड करेंगे? देखिए जी, इनमें ऑलरेडी रन अप आने के बाद करेक्शन और दोबारा ये बाउंस करने के तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा क्लियर सिग्नल नहीं है कि हमें शॉर्ट करें या बाय करें, बट ये है कि हमें शॉर्ट करके नहीं चलना चाहिए। और इस तीनों में जो बेस्ट स्टॉक अभी लग रहा है उसमें एक BPCL है, जिसमें लग रहा है कि आपको पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। 720 के आसपास का सपोर्ट है, वहां से स्टॉक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। 760 से लेकर 770 तक के टारगेट हो सकते हैं। जहां तक IOC और HPCL है उसमें अभी बहुत ज्यादा हमें पोजीशन के हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे BPCL में आप डेफिनेटली 720 का स्टॉप लॉस लगा के 760 के लिए बाइंग कर सकते हैं। रजत, हम बात कर भी रहे थे कि अगर लीडरशिप आनी है और बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो IT फार्मा से शायद देखने को मिल सकती है, और IT सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू भी कर दिया। इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, आप देखिए लंबी लिस्ट है, विप्रो, इन सभी स्टॉक्स की जो बढ़त के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। IT इंडेक्स में भी करीब 0.25% तक की तेजी। IT कंपनियों में कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पर आप भरोसा करेंगे, जहां आपको चार्ट्स मजबूत दिखते हैं? देखिए, टेक महिंद्रा मुझको अच्छा लग रहा है। टेक महिंद्रा देख के लग रहा है कि 43 रुपये अभी बढ़ चुका है, लेकिन इसमें और भी पॉसिबिलिटीज है ऊपर की तरफ जाने का। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ये हो सकता है कि आज के दिन 2930 और 2943 ये लेवल तक भी पहुंच सकता है। इसमें अगर कोई पोजीशन अभी लेना है तो 2875 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर IT स्टॉक्स पर, टेक महिंद्रा पर। चलिए, बाजार लड़खड़ाहट के बाद थोड़ी सी मजबूती की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 70 अंकों पर सेंसेक्स से 15 अंकों पर निफ्टी है। शुरुआती कारोबार में तो पिछले 2-3 सेशन से हम हरे निशान के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है आखिरी 1-1.5 घंटा मुश्किल भरा होता है। देखते हैं आज क्या होगा, लेकिन फिलहाल हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। रजत, देवांग और नितिन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा। आगे के डायरेक्शन पर करेंगे उनसे बातचीत, लेंगे उनकी राय इस ब्रेक के बाद। पैंसठ अंकों की मजबूती है सेंसेक्स पर, निफ्टी 15 अंक ऊपर। मिड कैप शेयर भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है इस वक्त बाजार में हरे निशान की तरफ, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1/4% में मजबूत। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन, लेकिन बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर है, 725। कमजोर शेयर है इस वक्त 425, तो मार्केट में थोड़ी अच्छी कही जा सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सेलेक्टिवली खरीदारी होती हुई दिख रही है, पिछले 10 मिनटों में थोड़ी सी तस्वीर बेहतर होती दिख रही है, बदलती दिख रही है। चलिए बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं। पिछले 4 दिनों की गिरावट और FIs की तरफ से बिकवाली के आंकड़े, क्या मतलब निकाला जाए इसका।
हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्यों बेच रहे हैं FIs? थोड़ा सा समझना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई डोमेस्टिक ट्रिगर बड़ा नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है, या फिर लिक्विडिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आगे पैसे की जरूरत पड़ेगी ऑफर फॉर सेल और दूसरे इशू में? क्या व्यू बन रहा है? यही हो सकता है, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है मार्केट में लास्ट वीक से। इनफैक्ट मंडे को हमें लग रहा था 9000 का आंकड़ा छू लेंगे निफ्टी का, और सब हम वेट कर रहे थे पहले घंटे में। बट जिस तरह से मार्केट बदला है, तो FIs का कुछ रुझान बदलने का तो कुछ इंडिकेटिव नहीं है, कुछ भी इंडिकेटर। बट यही हो सकता है कि जो एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ और एक बड़ा फॉलो ऑन ऑफर जो आ रहा है, उसके लिए या तो लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, यही हो सकता है एक अनुमान। बाकी तो अर्निंग्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, बट वो लगभग तय ही था कि अर्निंग्स तीसरे तिमाही में थोड़े वीक रहेंगे और एक दो और क्वार्टर्स लगेंगे अर्निंग्स रिकवरी आने में। तो ये कोई इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं था कि इस तरह की बिकवाली आए। तो थोड़ा सा मार्केट अभी एक ऐसे मोड में है कि टाइम वाइज डाइजेस्ट कर रहा है। ये जरूर कह सकते हैं कि जनवरी में बहुत तेज एक रैली देखी हमने, तो मे बी अब वो मार्केट थोड़ा उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और ये मार्केट स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है। ये जरूर है कि सपोर्ट लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं। जहां पहले हम सपोर्ट 8300 8400 पे देखते थे, अब 8000 650 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। तो लगता नहीं कि इससे और नीचे मार्केट जाएगा, और ग्लोबल स्थिति अगर थोड़ी सुधरती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्री बजट एक रैली आ सकती है फिर से। अजय, गुड मॉर्निंग। जनवरी की सीरीज की भी शुरुआत हमने बिल्कुल इसी तरह से की थी। पहले कुछ दिन काफी कमजोरी भरे रहे थे, उसके बाद 9000 से मात्र 4 अंक दूर ही थे हम जनवरी के अंत तक। ये बताइए, अभी भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, फ्लोज वापस से सुधर जाएंगे? क्योंकि केवल 4 ही दिन का करेक्शन दरअसल हमने देखा है। हालांकि बैंक निफ्टी अपने हाई से 8% जरूर कमजोर हुआ है। और ये भी बताइए कि दिल्ली इलेक्शंस को लेकर भी थोड़ी सी नर्वसनेस है क्या बाजार में? क्योंकि जिस तरह से ओपिनियन पोल्स निकले हैं, उसमें लग रहा है कि आप जैसी पार्टीज आगे बढ़कर निकल सकती हैं। ये भी एक फैक्टर है क्या? बहुत छोटा फैक्टर, क्योंकि दिल्ली रियली GDP वाइज किसी भी तौर से दिल्ली नहीं मैटर करता है। सेंटिमेंटली है कि आप 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली एक बेस्टियन रहा हो बीजेपी का या कुछ। तो ये ज्यादा ऑफ कोर्स ऑपोजिशन इसमें ज्यादा लगाएंगे अटखेलियां के मोदी वेव कम हुई या ये हुआ, हमें नहीं लगता। बहुत छोटी एक इलेक्शन है और ये डाइजेस्ट हो जाएगी। 10th तक हम बात करेंगे, वो कुछ मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं है। बड़ी बात जो है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, ऑयल प्राइसेस जो गिरे हैं, जिसके चलते कैपेक्स में एक ठहराव आया है ग्लोबल इकोनॉमीज का स्लो डाउन होते हुए, उस सब के बेनिफिशियरी हम हैं। हमारा एक्सपोर्ट जरूर कम होगा, बट बाकी चीजें जो कमोडिटीज की प्राइसेस गिरेंगी और ग्लोबल लिक्विडिटी जो बढ़ेगी, जापान का लगभग तय है कि एक बहुत स्ट्रांग स्टिमुलस आने वाला है। चाइनीज सेंट्रल बैंक ने कल शुरू किया रिजर्व, और उनके पास बहुत एक आर्मामेंट्स उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। तो हमें उम्मीद है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक उतरेगा काफी स्ट्रांगली इकोनॉमी को ऊपर बढ़ाने में। इस सब का बेनिफिशियरी भारतीय मार्केट है। लेकिन अजय, जब आप कह रहे हैं कि ये सारे ट्रिगर्स हैं, तो अब भारतीय बाजारों में करेक्शन खत्म होगा और फिर से हम 9000 की तरफ बढ़ेंगे, इसके लिए क्या ट्रिगर होगा? किस ट्रिगर से फिर हम आगे जाएंगे? एक तो बजट पे जो रहेगा अनुमान, तो बजट के पहले या बजट के बाद? बजट से पहले ही हो जाएगा। प्री बजट रैली, स्मार्ट मनी पोजीशन शुरू हो जाने चाहिए। अर्निंग्स वाइज तो तय है कि 2 तिमाही और लगेंगे अर्निंग्स के सुधार में। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे हम देखें, हमने कहा था पहले भी, आपके प्रोग्राम पे भी हम कह चुके हैं कि ट्रेजरी गेन्स को ये यूज करेंगे ऑफसेट करने एनपीएस को। तो वो जो बैंकेक्स में जो गिरावट आई है वो अच्छा है, क्योंकि बहुत आगे उछाल हो रहा था। बट ये तय है कि अप्रैल में रेट कट आना चाहिए, क्योंकि सरकार फिस्कल डेफिसिट का जो आंकड़ा है 4.1 का, उसको पूरा कर पाएगी।
तो ये सब चीजें देखते हुए तेल की कीमतें कम होने से सब्सिडी जो कम आएगा, इस साल तो आधे साल का ही हमें फायदा हुआ, अगले साल पूरे साल का जो फायदा होता है $110 से $60 भी आ जाए, अभी 55 चल रहा है, तो बहुत हमारे को एक फायदा है भारत को। कैपिटल अकाउंट बिल्कुल, करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी तौर से काबू में है, तो काफी चीजें सुधर गई हैं एक साल में। ऑन द ग्राउंड नई कैपेसिटी आने में 1-1.5 साल लगेगा, 2 साल भी लग सकता है, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इकोनॉमी में 65 से 70% है। पहले वो कैपेसिटी यूज होगी, उसके बाद ही निजी क्षेत्र में नया कैपेक्स आएगा जो इकोनॉमी को किक स्टार्ट करेगा। एक और कैटलिस्ट आप देखिए, 25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे, जिसमें से सरकार ने 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा दी है ऑलरेडी। दूसरा, जो भी रोड्स के कॉन्ट्रैक्ट आए हैं 2014 में 75% में काम शुरू हो गया है। तो अभी जो लैंड एक्विजिशन करके सरकार रोड प्रोजेक्ट्स दे रही है, फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जो एक टुगेदर कर दिया है, दोनों को इकट्ठे कर दिया है क्लियरेंस, और जिस तरह से पीएमओ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप प्रोजेक्ट्स को कर रहा है, तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट किक स्टार्ट करेगी इस इकोनॉमी को, और वहां से फिर आप देखेंगे प्राइवेट कैपेक्स आते हुए। वो 2 साल की साइकिल है, उसको हम जल्दी नहीं ला सकते। आपने कहा अप्रैल में एक रेट कट हो सकता है, 7 अप्रैल को पॉलिसी है, ये बताइए ये चांसेस भी हैं कि बजट के बाद 28 फरवरी के बाद और 7 अप्रैल से पहले एक बजट तक का पॉलिसी के डे तक का इंतजार ना करें डॉक्टर राजन, और एक बीच में ही एक रेट कट करके सरप्राइज भी कर सकते हैं, उसके चांसेस कितने लगते हैं? क्योंकि बाजार को अभी एक्सपेक्टेशन होने लगी है। बहुत हाई है चांसेस, उसके बहुत हाई हैं। और अगर आप देखें, उन्होंने लैंग्वेज नहीं बदली। जनवरी 15 और फरवरी 3 के बीच में गाइडेंस का उन्होंने जो पहले कहा था, क्वालिटेटिवली आप फिस्कल डेफिसिट किस तरह से रोकेंगे, ये नहीं कि आप सारा प्लान एक्सपेंडिचर तोड़ दें या फिर इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल काबू में करें, रादर देन जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको रोकने में। तो अगर क्वालिटेटिवली फिस्कल डेफिसिट अच्छा आता है, टेलीकॉम ऑक्शन हो जाते हैं, कोल ऑक्शन आ जाता है, थोड़ा और डिसइन्वेस्टमेंट ईटीएफ के तौर पे आ जाता है, तो सरकार अच्छा एक परफॉर्मेंस दे सकती है फिस्कल डेफिसिट पे। और ये देख के आरबीआई जरूर हो सकता है कि 28 फरवरी से अप्रैल 7 के बीच में एक मार्केट को सरप्राइज दे आरबीआई और रेट कट कर दे। बट ये तय है कि अगले तिमाही में एक रेट कट जरूर आना चाहिए, लगभग 2 भी हो सकते हैं, 50 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो सकती है, जो बहुत ही पॉजिटिव रहेगी ओवरऑल बैंक्स के लिए, रेट सेंसिटिव्स के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इस वक्त बैंकिंग शेयरों पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। अजय बग्गा हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे, कुछ और सेक्टर स्टॉक्स पर भी लेंगे राय इस ब्रेक के बाद। और बाजार इस बीच आप देखें तो शांत ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बायस आज पॉजिटिव साइड में। शुरुआती घंटे में 60 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 15 अंक ऊपर है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 1/4% के आसपास की मजबूती है। लेकिन अब वक्त है बजट को लेकर हमारी खास सीरीज का। बाजार और इंडस्ट्री सभी की नजरें बजट पर हैं। अगले बजट के लिए क्या ट्रिगर्स होंगे, और बाजार जाहिर सी बात है इस पर आगे रिएक्शन भी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन बजट इस बार काफी खास रहने वाला है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी कि सरकार ने अपने अभियान मेक इन इंडिया को मजबूत बनाने के लिए बड़े फैसले लेने का इरादा इस बजट में रखा है। पहला सौदा में रोजाना हर रोज हम इसी वक्त बजट को लेकर इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गजों से चर्चा करते हैं, और जिनकी सलाह वित्त मंत्री भी काफी गौर से सुनते हैं। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बजट से क्या है उम्मीदें, ये बताने के लिए आज हमारे साथ थर्मेक्स के एमडी MS उन्नीकृष्णन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर उन्नीकृष्णन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल मेक इन इंडिया को लेकर ही लेना चाहता हूं। जाहिर सी बात है कि सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर। क्या कुछ उम्मीद की जाए इस बजट में? इस मूवमेंट को लेकर सरकार क्या कर सकती है, क्या ऐलान कर सकती है, या क्या करना चाहिए? अनिल, ऐसा है, मेक इन इंडिया एकदम बढ़िया एक आइडिया है। उसको
प्रैक्टिस करने के लिए बजट में दो तरीके का चीज की हमारी उम्मीद है। एक तो पॉलिसी सपोर्ट और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट अगर देखेगा क्या क्या पॉलिसीज होना चाहिए। आज का दिन में हमारे कंट्री में कुछ आइटम में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की ड्यूटी ज्यादा रहता है और फिनिश प्रोडक्ट अगर लेगा तो उसका ड्यूटी कम रहता है। तो इसको इन्वर्टेड ड्यूटी बोलता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसको सीधा करना चाहिए। अगर मेक इन इंडिया एनकरेज करना चाहिए, पॉलिसी डायरेक्शन में जो भी नॉन वैल्यू एडेड आइटम जैसे कि रॉ मटेरियल है, कमोडिटी से, उसकी ड्यूटी कम होनी चाहिए और फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि जो इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल गुड्स जैसे मोटर, पंप्स, यानी तो ऐसे आइटम में जो बॉयलर, पावर प्लांट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐसे चीजों में फिनिश प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी ज्यादा होना चाहिए। वो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उस पर ड्यूटी कम होना चाहिए। वो तो उसमें से ऑटोमेटिकली वैल्यू एड फैक्टर लोकल मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाएगा। दूसरा, कुछ आइटम में जहां हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि पावर इक्विपमेंट हमारा कंट्री में आज का दिन में तकरीबन 30,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, तो इंपोर्ट बैन करना चाहिए। यानी तो कहा मेक इन इंडिया होगा क्योंकि लोग बाहर से लेके आ जाएंगे। तो कुछ आइटम जहां अपने पास जो तरीके की कैपेसिटी ऑलरेडी बन चुका है वो आइटम को डिस्करेज करना चाहिए, यानी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देना चाहिए। और तीसरा ऐसा है, कुछ अब ये डिफेंस की खर्चा बढ़ने वाला है, पर डिफेंस में आज का दिन में हम आप देखेगा तो तकरीबन 2 लाख कोटी की 1,80,000 कोटी की इंपोर्ट होने वाला है। वो पूरा तो हिंदुस्तान में बन सकता है, तो उसके लिए आपको इंसिस्ट करना चाहिए पॉलिसी के मुताबिक कि आप आके इधर ही कंपनी लगा दो। कुछ आइटम में 100% एफडीए दे दो उनको, कम से कम नौकरी तो मिल जाएगा, फैक्ट्री तो लग जाएगा, उसमें से टैक्स तो मिल जाएगा सरकार को। तो मेक इन इंडिया मतलब इतने पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए कि हर एक चीज में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए पॉलिसी डायरेक्शन होना चाहिए। और उसके अलावा ऐसा है, कैपेसिटी अगर बढ़ाना है हिंदुस्तान में तो उसके लिए कैपिटल एलोकेशन होना चाहिए। तो क्या क्या एलोकेशन अपना फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये भी हमारा लुकआउट है इसके बारे में। प्रेडोमिनेटली स्टार्ट विद राइट। उन्नीकृष्ण साहब, क्या अपग्रेडेशन को लेकर, टेक्निकल नो हाउ को बढ़ाने को लेकर जो जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि मेक इन इंडिया का ये एक बड़ा पार्ट हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कुछ टैक्स रियायतें, टैक्स में छूट कंपनियों को इस बात पर भी दी जानी चाहिए जिससे कि वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और साथ ही इस पर ज्यादा फोकस कर सके कि किस तरह से और रियायतें उन्हें मिल सके? इन पर भी मैं आपसे एक बार राय लूंगा कि किस तरह का एक्शन सरकार को उन पर लेना चाहिए। लेकिन इस बीच एक बार बाजार की तरफ लौटते हैं और बाजार में आप देख सकते हैं 65 अंकों की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 15 अंक ऊपर निफ्टी है, 1/4% की तेजी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं, आज दबाव बनाने का काम कुछ दिग्गजों की तरफ से होता दिख रहा है। ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज जो 2 दिनों से मजबूत है, ओएनजीसी 2% नीचे है, केन इंडिया 3% नीचे। तो ये 2 स्टॉक है जो सबसे ज्यादा पिटते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी में। लेकिन इनके अलावा सिप्ला, डीएलएफ जैसे शेयरों में भी आज प्रेशर है। नतीजों के पहले टाटा मोटर्स 1.5% फिसलता हुआ। आईसीआईसीआई बैंक जो अच्छा वेटेज रखता है अपना निफ्टी में 1.5% कमजोर है, यहां से भी दबाव आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर है तो उसकी काफी कुछ क्रेडिट जाती है आईटी शेयरों को। आप देखिए विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस या इन्फोसिस, 5 आईटी स्टॉक जो निफ्टी में है 5 के 5 पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक 2 दिनों की तेज गिरावट से उभरकर अब 2.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बीपीसीएल लेकिन आज टॉप गेनर है 3% के गेंस के साथ। सबसे ज्यादा मजबूती बीपीसीएल से ही आती हुई दिख रही है। एसबीआई अब भी 1% मजबूत है और एचडीएफसी बैंक में भी 0.5% के आसपास की तेजी। तो ये रुझान है आज के शुरुआती कारोबार का बाजार में। तो आज काफी शांत ट्रेड दिखा रहे हैं बाजार। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद, ऊपर नीचे होने के बाद बाजार अब होल्ड करते हुए दिखे। और मैं बता दूं आपको कि आज सुबह से लेकर अब तक निफ्टी की किस तरह की ट्रेडिंग रेंज रही है। नीचे में 8746, ऊपर में और 8705। हमारे साथ उन्नीकृष्ण साहब हैं इस वक्त और उनसे पूछते हैं। सर, ये जानना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को लेकर, रिसर्च को लेकर किस तरह की टैक्स छूट की देने की जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? अनिल यही बता रहा था कि हमारे ये आइटम में 2 तरीके का सपोर्ट चाहिए रहेगा। हिंदुस्तान में तकरीबन
80-85% एमएसएमई होते हैं, बाकी 15-20% ही है बड़े बड़े कंपनियां। बड़े कंपनियां के कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, नहीं तो खरीदने के लिए। छोटे कंपनी जो है जिसके मुताबिक अपना आगे बढ़ावा की उम्मीद है, उसको क्या क्या सपोर्ट देना चाहिए। एक तो उनको नए टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए उनको टैक्स कंसेशन देना चाहिए। जो भी खरीदोगे टेक्नोलॉजी इंपोर्ट जो करेगा उसके लिए कुछ टैक्स कंसेशन होना चाहिए, और उसको डिप्रिसिएशन के अलावा कुछ उसका वो नए प्रोडक्ट से जो बनेगा उसको अगले 4 या 5 साल के लिए उसमें से जो प्रॉफिट बनेगा उसमें टैक्स की विमुक्ति दे देगा। तो देयर विल बी एन एनकरेजमेंट फॉर द स्मॉलर कंपनीज टू बी इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, ये छोटे कंपनी का दूसरा एक प्रॉब्लम है, दुनिया भी आगे बहुत बढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बहुत सारे चीजों में नैनो टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, रोबोटिक्स आ चुके हैं, बट अपने हिंदुस्तान की कैपिटल गुड्स कंपनीज में छोटे मोटे कंपनी का आजकल भी हाथ से काम चलाता है। तो उसको प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उसको टैक्स सपोर्ट देना चाहिए, फंड एलोकेशन भी रखना चाहिए। जैसे कि अभी पहले सरकार की प्रोग्राम थी कि टफ करके, मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 3-4 हजार कोटी की उसकी फंड लगाए थे, जिसके तरीके से हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बढ़ावा हुआ, एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। ऐसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और उसकी कैपेसिटी अपग्रेडेशन के लिए सेपरेट फंड बनाना चाहिए। बड़े कंपनी को देने का जरूरत नहीं है, बट छोटे जो कंपनी है हिंदुस्तान में, मेरा ख्याल से तकरीबन 2 लाख के ऊपर एमएसएमई है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में, उनको एक फंड की जरूरत है। वो भी सरकार को हमारा उम्मीद है जेटली साहब से कि उसके लिए सेपरेट फंड लगाएं और उनको भी अपग्रेड कर दें। ओके, उन्नीत कृष्ण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बजट की उम्मीदों पर अपनी इंडस्ट्री की राय रखने के लिए, बात रखने के लिए। और इस बीच शांत कारोबार के साथ बाजार ने शुरुआत की। 4 दिनों की कमजोरी के बाद थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश होती दिख रही है, तो शुरुआती घंटा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर रुझान। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो आवाज आईपीएल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।